गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें और पीडीएफ से चेक भी करें, क्योंकि आरएसएमएसबी का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है और इसका स्किल टेस्ट भी जल्दी होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करें और डेली डिक्टेशन लिखे, पीडीएफ से चेक भी करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन। डिक्टेशन होगी राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल से, जो कि 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, तो आप इसे लिखे ज़रूर। और नेक्स्ट डिक्टेशन होगी जनसत्ता एडिटोरियल से, वो भी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, तो उसे भी ज़रूर लिखें। ओके, फर्स्ट डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट। वायु प्रदूषण के लिए दुनिया भर के शहरों में 25 सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इनमें से 23 शहर अकेले चीन में मौजूद हैं। यहाँ से 52% ग्रीन हाउस गैस और जहरीली हवाओं का उत्सर्जन हो रहा है। बाकी के 2 शहर मॉस्को और टोक्यो है, जहां से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों में वायु प्रदूषण ज्यादा है। ये प्रति व्यक्ति ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये शहर न केवल वातावरण के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पूरी आबादी के लिए नया संकट पैदा कर रहे हैं। पैरा चेंज। फ्रंटियर और सस्टेनेबल सिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विकासशील देशों के 53 शहर भी दुनिया में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया भर के वायु प्रदूषण में चीन सबसे आगे है और अकेले 27.2% जहरीली हवाओं का उत्सर्जन करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 14.6% है, जबकि भारत 6.8%, रूस 4.7% और जापान 3.3% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार हो रहे औद्योगिकीकरण के चलते वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कोविड से हुए लॉकडाउन में वायु प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हुआ था और उसका असर यह हुआ कि हमारे आसपास का वातावरण काफी साफ हुआ। दृश्यता तेजी के साथ बढ़ी। हवा में कार्बन के स्तर में सुधार आया, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालात वापस वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे। यानी हमने इससे कोई सबक सीखने का प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ सरकारों के स्तर पर भी पर्यावरण में सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखे। विकास की अंधी दौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को ही हुआ है। हमने यह मान लिया है कि विकास की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन पर्यावरण को ताक पर रख कर किसी भी तरह के विकास को इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए दुनिया भर को एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। पैरा चेंज। यह वक्त संभलने का है, एक बार फिर सोचने का है कि आखिर हम कैसे जहरीली हवाओं पर लगाम लगाएं। देशों से ज्यादा नागरिकों को इसके लिए गंभीर होना होगा। पर्यावरण के प्रति सजगता दिखानी होगी और जंगलों की वैध और अवैध दोनों ही कटाई पर निगाहें ही
नहीं रखनी होगी बल्कि उसे रोकना भी होगा। शहरों और गांवों में पर्यावरण सुधार के लिए पौधारोपण को भी प्राथमिकता के आधार पर अभियान बनाना होगा। इसमें लोगों की भागीदारी के साथ जरूरत को भी समझना होगा और जागरूकता लानी होगी, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। पैरा चेंज। बहुत हुआ फेसबुक। दरअसल छोटी बड़ी सारी वजहें इसी ओर इशारा करती हैं। आखिरकार यह विश्व स्तर पर भ्रामक जानकारियों का ही स्रोत है, जिसके परिणाम भयावह हैं। इससे राजनीतिक जातिवाद और आपसी विघटन को ही प्रोत्साहन मिलता है। फेसबुक पर मित्र मंडली की गतिविधियां देख लगता है जैसे वे कितना शानदार जीवन जी रहे हैं। ईर्ष्यावश अनचाही प्रतिस्पर्धा के चलते कई बार हम ज्यादा पैसा खर्च कर गैर जरूरी खरीदारी कर डालते हैं। क्या यह जरूरी है? पैरा चेंज। बचपन से जुड़ी एक याद का वृत्तांत लिखते हुए न्यूयॉर्क के लैकावाना में सूर्यास्त के समय आसमान के केसरिया दिखने के रहस्य को समझने के लिए मैंने ऑनलाइन अध्ययन शुरू किया और जब मुझे कुछ खास नहीं मिला तो मैंने इसे फेसबुक पर क्राउड सोर्स कर दिया। एक साथ बहुत सी जानकारी मिलने लगी, जैसे कि जानकारी की बाढ़ आ गई हो। निष्कर्ष सिर्फ इतना था कि शाम के समय फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट से आसमान का रंग दूर से ऐसा दिखाई देता है। एक ने तो स्टील संयंत्र से निकली पिघली धातु डालने का वीडियो ही शेयर कर दिया। इसे देखना पर्यावरण शुभ चिंतकों के लिए चिंता का सबब हो सकता है। किसी ने तो इसी विषय से संबंधित अपनी पूरी किताब ही मेल कर दी। कुल मिलाकर यह सब अजीबोगरीब था। हालांकि जानकारी में कुछ इजाफा जरूर हुआ, लेकिन जानकारी जरूरत से ज्यादा थी। पैरा चेंज। न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 टेक रिपोर्टरों द्वारा लिखी गई हाल ही प्रकाशित पुस्तक एन अगली ट्रूथ में फेसबुक के प्रभुत्व के लिए युद्ध पर अध्ययन किया गया है। किताब में इस विशालकाय कंपनी की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके करीब 3 बिलियन यूजर्स हैं और पिछले माह तक इसकी कीमत $1 ट्रिलियन थी। अमेरिकन प्रेस इंस्टीट्यूट के अनुसार फेसबुक कंपनी ने अपने लाभ और तरक्की को हर चीज से ऊपर रखा है, तब भी जबकि यह स्पष्ट था कि इस प्लेटफॉर्म से गलत जानकारियां और हेट स्पीच प्रसारित हो रही है, और यह भी कि कंपनी अपने यूजर्स के निजता संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। पैरा चेंज। वर्ष 2018 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को सीनेट में सुनवाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कंपनी की उन नीतियों के बचाव में अपना पक्ष रखा था जिनके चलते राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाने में सहयोग कर सकी। यह फर्म फेसबुक से लिए गए लाखों यूजर्स के डेटा के आधार पर ऐसा कर पाई। इस सुनवाई का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि ज्यादातर सीनेटर यह समझने में असमर्थ थे कि फेसबुक आखिर काम कैसे करता है। ऐसे में बहुत कम ही संभवतः यह समझ हो कि इसका प्रभावी नियमन कैसे किया जाए। उटाह से अनुभवी सीनेटर ऑरिन हैच 84 ने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में एक मूलभूत सवाल किया, जिसका जवाब जकरबर्ग ने 4 शब्दों में दिया।
सीनेटर हम विज्ञापन चलाते हैं। दरअसल बात जब फेसबुक की आती है तो अच्छा और बुरा अदृश्य हो जाता है। जैसा कि जकरबर्ग दावा करते हैं कि यह सब केवल लोगों को आपस में जोड़ने के लिए है। कुछ हद तक यह सही भी है, यूजर्स को यही एहसास होता भी है, परंतु इस तस्वीर का नकारात्मक पहलू यह है कि आपसी जुड़ाव की दुहाई देकर फेसबुक टेक बाजार में प्रभुत्व जमाने व लाभ कमाने में ही जुटी है। पैराचेन एक आम यूजर के लिए फेसबुक पर शादी समारोह के फोटो पोस्ट करना, रिसर्च करना या पुराने दोस्त को ढूंढना केवल मनोरंजक ही नहीं बल्कि निशुल्क भी है। परंतु गौर किया जाए तो वास्तव में यूजर्स इसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इस सारी कीमत का फायदा एक ही दिशा में जाता दिख रहा है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जो कि जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन है। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, तो आप इसे लिखे जरूर। अच्छा डिक्टेशन। ओके स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थलों तक पर बढ़ती भीड़ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। चिंता इस बात की है कि महामारी फिर ना फैल जाए। वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, बस फर्क इतना आया है कि प्रतिदिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ी है। कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है कि अब महामारी खत्म हो गई है, बल्कि हकीकत तो यह है कि हालात अभी भी गंभीर हैं। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों में 50% तो केरल और महाराष्ट्र से ही हैं। 74% देश के 10 राज्यों से हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल हैं। सबसे खराब हालत पूर्वोत्तर राज्यों की है, जहां संक्रमण घटाव पर नहीं बढ़त पर है। देश के जिन 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है, उनमें आधे से ज्यादा जिले तो पूर्वोत्तर राज्यों के ही हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि अब देश से महामारी जाने को है और कोई खतरा नहीं रह गया है। पैराचेन हालांकि इस खतरे को भांपते हुए ही केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में राज्य सरकारों से कहा है कि वे भीड़ जमा होने से रोकें और हमेशा की तरह यह भी कहा है कि महामारी से बचाव के लिए बने उपाय भी लागू हों। इनमें मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का पालन करवाने की बात भी दोहराई गई है। साथ ही लोगों की जांच, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाना, इलाज और टीकाकरण में किसी तरह की ढील नहीं देने को कहा गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में तीसरी लहर को लेकर चेताया था। सच्चाई तो यह है कि जहां-जहां भी हर स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, संक्रमण के मामले उन्हीं जगहों से ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी लहर के मामले कम पड़ने के बाद ज्यादातर सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। इसके पीछे मकसद यही था कि कारोबारी गतिविधियां शुरू हो सके, लेकिन रियायत का लोगों ने बेजा फायदा उठाना शुरू कर दिया और मनमानी करने लगे। पैराचेंज दूसरी लहर कम पड़ने के बाद भी अगर पूर्वोत्तर राज्यों महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं तो यह बड़े खतरे का संकेत है। तीसरी लहर सामने है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन भी डेल्टा और डेल्टा प्लस रूप के खतरे को लेकर चेता रहा है। इस हकीकत पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इस वक्त 104 देश डेल्टा की चपेट में हैं। भारत में दूसरी लहर का कारण भी इसे ही माना गया था। चिंता इसलिए और बढ़ जाती है कि कुछ दक्षिणी राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले भी मिल चुके हैं। अगर ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया जैसे देशों पर गौर करें तो इन देशों में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग एकदम बेपरवाह हो गए थे। इसका नतीजा फिर से संक्रमण फैलने के रूप में देखने को मिला। इसलिए सवाल है कि हम ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। अभी खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि अपने देश में बड़ी आबादी को टीका नहीं लगा है। टीकाकरण की मंद रफ्तार के लिए तो सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पर भीड़ बढ़ने से महामारी फैली तो इसके लिए दोषी कौन होगा। पैरा चेंज। लबालब भरी नदियों का घरों में घुस आया पानी। छतों और ऊंची जगहों पर शरण पाए लोग। मोहल्ले में जल भराव। सड़कों पर मीलों वाहनों की कतार। जैसे अब हर साल बरसात के स्थायी दृश्य बन चुके हैं। हर बार दावे किए जाते हैं कि इस स्थिति से जल्दी निजात दिला दी जाएगी, मगर वही ढाक के 3 पात। बरसात रुकती है तो ठहरे हुए पानी में मच्छर और बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु पलने शुरू हो जाते हैं। फिर शुरू होता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार वगैरह का प्रकोप और उनसे पार पाने का सरकारी प्रयास। मगर इस समस्या से पार पाने के लिए जो बुनियादी तैयारियां होनी चाहिए उन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। मुंबई में पहली बारिश हुई तो वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मोहल्लों में पानी भर गया। रेल की पटरियां डूबने लगी। पटना और बिहार के दूसरे कई शहरों में घरों के भीतर पानी घुस आया। यही हाल दिल्ली की पहली बारिश में देखने को मिल रहा है। अभी कोई तेज बारिश नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। यानी यह सिलसिला रुक रुक कर 1.5-2 महीने और चलना है। फिर बरसात बीतते ही इसकी व्यवस्था संभालने वाला महकमा निश्चिंत हो जाएगा। पैरा चेंज। शहरों में जल भराव और नदियों में उफान की असल वजहें छिपी नहीं हैं। कायदे से बरसात से पहले शहरों के नालों और नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहाने का कचरा साफ हो जाना चाहिए। मगर इस मामले में नगर निगम लापरवाह ही दिखाई देते हैं। समय से सफाई न होने का नतीजा है कि नालियों में जमा अगलनीय कचरा पानी का निकास बाधित कर देता है। सड़कों के किनारे के जल निकासी के मुहाने बंद रहते हैं, इसलिए सड़कों पर जमा पानी निकल नहीं पाता। फिर मोहल्ले के लोग नाले नालियों के मेन होल के ढक्कन उठा देते हैं, जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। ऐसा इस बार भी मुंबई की पहली बारिश में देखा गया। लंबे समय तक सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से सड़कें टूटनी शुरू हो जाती हैं। उन पर गड्ढे बन जाते हैं और पानी के भीतर पता ही नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ है। इस तरह कई वाहन चालक उनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
फिर जल निकासी के आनन फानन इंतजाम किए जाते हैं, पर वे सब फौरी उपाय ही साबित होते हैं। पैरा चेंज। दिल्ली में बरसाती पानी का निकास न हो पाने की वजह से खड़ी मुसीबतों पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। भाजपा और कांग्रेस दिल्ली सरकार के सिर पर इसका ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, तो दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि नगर निगम पर भाजपा काबिज है, इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। फिर निगम में कर्मचारियों की कमी, उनके वेतन का समय पर भुगतान न होना आदि के तर्क उछाले जाते हैं। यही हाल मुंबई आदि शहरों का भी है। ये बहाने भी स्थायी हो चुके हैं, जबकि महानगरों में साफ सफाई के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। दिल्ली में तो ठेकेदारों के जरिए भी यह काम कराया जाता है। फिर जल जमाव को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल पाती? जाहिर है कि इस महकमे में लंबे समय से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। फिर पुरानी पड़ चुकी जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो प्रयास होने चाहिए वे लंबे समय से नहीं हुए हैं। जब तक इन कमजोरियों को दूर करने को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई जाएगी, बरसात मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। स्टॉप।